हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज पदार्थ के वर्गीकरण का दूसरा वीडियो देखने के प्रयास करते हैं। इसके पहले फर्स्ट वीडियो डाल दिए हैं, आज देखते हैं दूसरा वीडियो में। देखिए इसमें है आज जंग, लोहे में जंग लगना को पढ़ते हैं। इसके पहले कुछ पढ़ चुके हैं, लोहे पर जंग लगना देखते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए लोहा पर जंग लगना कौन सी परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सी परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और कौन सी नमी की उपस्थिति में लगता है। लोहे पर जंग लगने से भार उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या भार क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु क्या हो जाती है? तो घट जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है। यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया का क्या कहलाता है? तो जस्तीकरण कहलाता है। लकड़ी को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी के कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का क्या प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं जस्ते की कमी से क्या है? तो जस्ते की कमी से धान में क्या हो जाती है? तो खैरा रोग हो जाती है। तो डायरेक्ट पूछेगा कि जस्ते की कमी से धान में कौन सी रोग हो जाती है? तो खैरा रोग हो जाती है। चलिए देखते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव मुख्यतः पदार्थ को कितने तीन प्रकार से बांटा गया है रासायनिक के आधार पर। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो देखिए तत्व यौगिक जो होता है शुद्ध पदार्थ होता है, लेकिन मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होता है। पहले शुद्ध पदार्थ को पढ़ते हैं। तो शुद्ध पदार्थ को दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व होते हैं, तो ये क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। कहने का मतलब तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व और यौगिक क्या होते हैं? तो शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन मिश्रण जो होते हैं अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो पहला तत्व एलिमेंट को पढ़ते हैं। क्या? एलिमेंट को पढ़ते हैं। तो देखिए तत्व हैं, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत किया नहीं जा सकता है। क्या मतलब? तत्व वह पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी पदार्थ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है, जो उसे क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले के द्वारा 118 तत्व ज्ञात हुआ है, जिसमें से 92 प्रकृति में पाए जाते हैं तथा अंतिम तत्व खोजा गया। अंतिम तत्व अनुसेटियम है। अंतिम तत्व खोजा गया कौन है? तो अनुसेटियम है। कौन है? तो अनुसेटियम तत्व अंतिम में खोजा गया था। चलिए आगे देखते हैं, तत्व को देखते हैं। तो देखिए तत्व होता है, धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु होते हैं। धातु होते हैं, अधातु होते हैं और क्या होते हैं? तो उपधातु होते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए भूपट्टी पर तत्व का क्रम। तो भूपट्टी पर तत्व का क्रम पूछेगा तो पहला सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बोलेगा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम और लोहा। ये देखिए लोहा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा धातु कौन है? सबसे ज़्यादा धातु कौन है? तो ऑक्सीजन है। उपधातु तो सिलिकॉन है। लेकिन धातु पूछेगा, धातु लगाया तो एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम और उसके बाद क्या लगाएगा? तो एल्युमिनियम और लोहा धातु हैं। लेकिन अगर जो क्रम तत्व पूछेगा तो पहला ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। लेकिन भूपट्टी पर धातु का क्रम पूछेगा तो देखिए एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है और सोडियम है। तो देखिए यहाँ पर है, चार्ट में बना हुआ है, तो चार्ट को देखते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 46% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना? तो 46%। उसके बाद देखिए लोहा है धातु में, तो लोहा कितना है? तो 5% है। उसके बाद कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना है? 3% है। और एल्युमिनियम कितना प्रतिशत है? तो 8.1% है। लेकिन सिलिकॉन कितना है? तो 28% है। कितना है? तो 28%। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा,
कैल्शियम और सोडियम डायग्राम चार्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। मानव शरीर में क्रम, तो सबसे कहने का मतलब मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ओकर बाद कैल्शियम। लेकिन धातु पूछेगा तो कैल्शियम एक ही धातु पाया जाता है मानव शरीर में, कैल्शियम। लेकिन धातु पूछेगा तो अथी ऑक्सीजन और कार्बन। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, कि तो कोई व्यक्ति जीवित है, जैसे हम सब हैं, तो हम मेरे शरीर में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो मैग्नीज पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है, तो मैग्नीज पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं, देखिए आगे यौगिक कंपाउंड को देखते हैं। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में, कि कौन अनुपात में, तो निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो जो मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उसे, जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण विद्यमान नहीं होता है। दो या दो निश्चित अनुपात में मिलता है, लेकिन जो मिलता है उसका गुण विद्यमान नहीं होता है। देखिए कोटेशन वाला क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, यौगिक का सूक्ष्मतम क्या कहलाता है, तो अणु कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अणु कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, अणु दो प्रकार के होते हैं, एगो सम अणु अथवा विषम अणु। सम अणु तथा विषम अणु। तो सम अणु किसे कहते हैं, ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं। ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से संयोजन से बने होते हैं, सम अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो सम अणु कहलाते हैं। सभी तत्व के अणु सम अणु होते हैं। सभी तत्व के अणु क्या होते हैं, तो सम अणु होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, तो सम अणु है। क्या है, तो सम अणु है। चलिए आगे देखते हैं, विषम अणु। विषम अणु में ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु से निर्मित होता है, विषम अणु कहलाता है। ऐसे अणु विषम अणु कहलाते हैं। जैसे जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का मिला है, तो ये क्या है, विषम अणु है। चलिए आगे देखते हैं, परमाणुकता क्या है, तो परमाणुकता को देखते हैं। तो परमाणुकता किसी तत्व या यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली परमाणु की संख्या। कोई भी तत्व के निर्माण में जितना परमाणु की संख्या निर्माण में भाग लेता है, उस यौगिक का परमाणुकता कहलाता है। उस यौगिक का क्या कहलाता है, परमाणुकता। परमाणुकता के आधार पर अणु को 4 भागों में बांटा गया। परमाणुकता के आधार पर अणु को कितने भागों में बांटा गया, तो 4। एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक और चतुर्थ परमाणविक में होता। तो देखिए कौन कौन है उसको देखते हैं। देखिए आर्गन, देखिए सभी अक्रिय गैस, हिना आकर जाना रे, सभी अक्रिय गैस एकल परमाणविक होते हैं। सभी अक्रिय गैस क्या होते हैं, तो एकल परमाणविक होते हैं। जैसे आर्गन है, हीलियम है और आयरन भी, देखिए हाइड्रोजन भी है, ये सब क्या है, तो एकल परमाणविक है। क्या है, तो एकल पर, लेकिन सॉरी हाइड्रोजन कौन है, तो द्विपरमाणविक। हाइड्रोजन कौन है, तो द्विपरमाणविक। क्लोरीन भी कौन सी, द्विपरमाणविक है, क्लोरीन। आर्गन हीलियम, आर्गन हीलियम आयरन, आर्गन हीलियम आयरन, आर्गन हीलियम आयरन एकल परमाणविक है। क्या है, तो एकल परमाणविक है, एकल परमाणुक है। लेकिन जल एक यौगिक है, तो इसमें त्रिपरमाणविक है। लेकिन अमोनिया NH3 तो चतुर्थ परमाणविक है। लेकिन सल्फर तो अष्टपरमाणविक है, बहुपरमाणविक है। क्या है, तो बहुपरमाणविक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं मनुष्य के शरीर में उपस्थित यौगिक। तो सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, उसके बाद प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद फैट पाया जाता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पहला जल, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। पहला सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है मानव शरीर में, तो जल, तब प्रोटीन, उसके बाद फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए जल को देखते हैं, जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। जल का प्रकृति सामान्य गुण, ये जल क्या है, तो जल एक यौगिक है। जल क्या है, तो जल एक क्या है, यौगिक है। परमाणु का अनुपात तो 2:1 होता है। परमाणु का अनुपात 2:1 होता है। परमाणु भार का अनुपात, परमाणु भार का अनुपात 1:8 होता है। 1 कितना होता है, परमाणु भार पूछेगा तो 1 क्या होता है, 8। परमाणु की संख्या 2 होता है। तत्व की संख्या
परमाणु की संख्या 3 होता है, तत्व की संख्या 2 होता है। क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन, 80 र्यूमर 212 फ़ारेनहाइट होता है। हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन, 0 र्यूमर और 32 फ़ारेनहाइट होता है, 32 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मिश्रण को देखते हैं क्या है, तो मिश्रण में है, तो मिश्रण मिक्सचर, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो ऐसे उसे मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिश्रण के। मिश्रण में उनके अवयव तत्व मौजूद होते हैं। अवयव तत्व क्या होते हैं, मौजूद है। मिश्रण की संरचना तय नहीं की जाती है। हवा, बारूद, चीनी पानी का मिश्रण कहलाता है। सभी मिश्र धातु मिश्रण होते हैं। सभी मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्रण। सभी मिश्र धातु क्या होते हैं, तो मिश्रण होते। पीतल, कांसा, नाइक्रोम आदि सब मिश्रण। मिश्रण के प्रकार को देखते हैं। तो मिश्रण के प्रकार है समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांग मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। चीनी का नमक विलयन, एल्कोहल एवं जल का मिश्रण सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। सभी समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं, विलयन का। सभी समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं, तो विलयन कहलाते। सभी समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं, तो विलयन कहलाते हैं। विषमांग मिश्रण, तो जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत और जल का मिश्रण, पेट्रोल और जल दूध का मिश्रण विषमांगी होता है। विषमांगी मिश्रण को किप या फनल से अलग किया जाता है। विषमांगी मिश्रण को किप या फनल से अलग किया जाता है। देखिए अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं। अधिकांश मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। विलयन और अधिकांश मिश्र धातु समांगी होते हैं। विलयन और अधिकांश विषमांगी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तत्व है, तत्व अकेले सूत्र, और देखिए तत्व में है, तत्व को नोट में हम कह सकते हैं तत्व अकेले सूत्र, जैसे लोहा, निकेल और कौन सी कोबाल्ट। यौगिक एक या उससे अधिक सूत्र, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल। मिश्रण कोई सूत्र नहीं होता, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, जैसे शरबत और वायु का कोई सूत्र नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। मिश्रण अलग करने की विधि को पढ़ते हैं। देखिए मिश्रण अलग करने के विधि के पढ़ते हैं। तो पहला विधि है रवाकरण। क्या है भैया, रवाकरण क्या है, तो रवाकरण है किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, रवाकरण कहते हैं। इस विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रण के अवयव या संगठन को किया जाता है। इस विधि द्वारा अकार्बनिक पदार्थ को अलग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दूसरा है आसवन विधि। कौन है दूसरा, तो आसवन विधि है। चलिए आसवन विधि को देखते हैं। तो देखिए किसी द्रव को बाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। किसी द्रव को बाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। किसी द्रव को बाष्पीकृत करके ठंडा करने की विधि को आसवन कहते हैं। समुद्री जल का शुद्धिकरण इसी विधि से होता है। समुद्री जल का शुद्धिकरण इसी विधि से होता है। आसुत जल इसी विधि से होता है। आसुत जल का भी शुद्धिकरण इसी विधि होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रभाजी आसवन। ऐसे मिश्रण जिसके संगठन के क्वथनांक में कम से कम अंतर हो उसका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। कम
कम क्वथनांक होने, कैसे क्वथनांक में कम से कम अंतर हो। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, तो भूगर्भ से निकले गए पेट्रोल के विभिन्न संगठन, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल आदि को इस विधि से पृथक किया जाता है। पेट्रोल, किरोसिन, डीजल आदि को इस विधि से क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। आगे देखते हैं, भाप आसवन कौन है, तो भाप आसवन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में, भाप आसवन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बोलेंगे तो डाल्टन का आंशिक दाब पर, डाल्टन के किसके, तो आंशिक दाब पर आधारित है। तो इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थ को शुद्ध किया जाता है जो कि जल में अविलय होते हैं, जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, परंतु गर्म करने पर बाष्पशील होते हैं और प्रायः अपने क्वथनांक में अपघटित हो जाता है। कहने का मतलब कार्बनिक पदार्थ को शुद्ध किया जाता है और जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, परंतु गर्म करने पर बाष्पशील हो जाते हैं। मेथिल एल्कोहल, एसीटोन, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल किसको किसको अलग अथी भाप आसवन द्वारा क्या, मेथिनॉल, एसीटोल और कौन सी एथिल एल्कोहल कहे, तो कार्बनिक पदार्थ को अलग किया जाता है किसके द्वारा, तो भाप आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन रवाकरण द्वारा अकार्बनिक पदार्थ को अलग किया जाता है। आगे हैं निस्पंदन, क्या है, तो निस्पंदन, तो निस्पंदन एक भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया, निस्पंदन एक भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया है जो एक फिल्टर माध्यम का उपयोग करके ठोस पदार्थ एवं तरल पदार्थ को मिश्रण को अलग किया जाता है। ठोस पदार्थ एवं तरल पदार्थ को मिश्रण को अलग किया जाता है किसके विधि द्वारा, तो निस्पंदन के विधि द्वारा ठोस और तरल पदार्थ का मिश्रण को अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए खनन में कीमती धातु से निकालने के लिए बेल्ट फिल्टर, हेपा फिल्टर एक यांत्रिक वायु फिल्टर है। विलवनीकरण, तो देखिए विलवनी वैसा प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करके मीठे पानी में बदला जाता है। नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग कर मीठे पानी में बनाया जाता है, तो विलवनीकरण प्रक्रिया। विसरण, घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों को गैसों में मिलना विसरण कहलाता। घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना विसरण कहलाता है। तापमान बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ता है। तापमान बढ़ने से कहने का मतलब तापमान जब बढ़ेगा तो विसरण का गुण भी बढ़ जाएगा, कहने का मतलब है कि अगर जो हम अगरबत्ती को जलाएंगे गर्मी के दिन में तो अगरबत्ती का सुगंध बहुत दूर तक चला जाता है, उसकी चलते तापमान बढ़ने से विसरण का गुण क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। चलिए विसरण के गुण के कारण गर्म खाने की सुगंध पूरे कमरा में फैल जाता है। ठीक, इत्र की बोतल को सुगंध फैल जाता है। मलमूत्र के दुर्गंध नाकों तक पहुंच जाता है, तो किसके कारण, तो विसरण गुण के कारण। प्रासरण, इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता की ओर प्रसारित होते हैं। किसमें, तो प्रासरण में विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। उदाहरण के लिए किशमिश को जल में डालने पर उसका फूल जाना किसके कारण, तो प्रासरण के कारण। अंगूर को नमक या चीनी के गाढ़े घोल में डालने पर अंगूर का चिपक जाना किसके कारण, तो विसरण के कारण। व्युत्क्रम प्रासरण, तो व्युत्क्रम प्रासरण क्या है, अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना व्युत्क्रम प्रासरण कहलाता। अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना व्युत्क्रम प्रासरण कहलाता। समुद्री जल से आसुत जल का बनना, समुद्री जल से आसुत जल का बनना किसका, तो व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं। चलिए
ठोस द्रव एवं गैस पर ताप का प्रभाव, ठोस द्रव एवं गैस के ताप का प्रभाव। तो देखिए ये ठोस हैं, सॉलिड हैं, ये गैस हैं और क्या हैं तो द्रव हैं। तो इसको देखते हैं। देखिए क्या, अगर जो ठोस से देखिए पहला है ठोस से गैस में चला गया, ठोस से गैस में जाना क्या कहलाएगा, ठोस से गैस में, पहले एक बार इधर से नचा देते हैं। ठोस से गैस में जाना ऊर्ध्वपातन, और फिर गैस से द्रव में आना संघनन कहलाता। क्या कहलाता है तो संघनन कहलाता है। लेकिन द्रव से फिर ठोस में आना क्या कहलाता है तो जमना कहलाता है। क्या कहलाता है तो जमना कहलाता है। फिर देखिए ठोस से द्रव में आना तो गलन कहलाता, लेकिन द्रव से गैस में जाना बाष्पन कहलाता, लेकिन गैस से फिर ठोस में आना क्या कहलाता है तो डिस्प्रेक्समेशन कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है तो निक्षेपण कहलाता, निक्षेपण कहलाता है। ये रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए क्या, देखिए ठोस का द्रव में बनना, ठोस का द्रव में बनना गलन कहलाता है। द्रव का ठोस में बनना जमना कहलाता है। गैस का सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है तो डिस्प्रेशन कहलाता है। गैस से ठोस में आना, गैस से ठोस में आना डिस्पोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है तो डिस्पोजिशन। इसका हिंदी होता है निच्छालन। क्या होता है तो निच्छालन होता है। हिंदी भी पूछा जाता है, निच्छालन कहलाता है। द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव जो है वाष्प में बदल जाना बाष्पीकरण कहलाता है। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है संघनन। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठोस से द्रव, ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदलना ऊष्मा शोषी कहलाता है। क्या कहलाता है तो ऊष्मा शोषी कहलाता है। लेकिन गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में तो ऊष्मा क्षेपी कहलाता है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस में तो ऊष्मा शोषी, और गैस से द्रव, द्रव से ठोस में तो ऊष्मा क्षेपी कहलाता है। ठोस से जैसी गैस में जाएगा तो ऊष्मा शोषी, और गैस से जैसी ठोस में जाएगा तो ऊष्मा क्षेपी कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या है सब्लिमेशन। तो ऊर्ध्वपातन क्या है तो देखिए जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, क्या मतलब ठोस से सीधे द्रव में नहीं जाता, गैस में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन, गंधक है सल्फर, नवसादर, नवसादर के तो अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रीसिन, बेंजोइक अम्ल, नेपथलीन, आइडोफॉर्म, यह सब क्या होता है तो ऊर्ध्वपातन होता है। क्या होता है तो ऊर्ध्वपातन होता है। नोट में कुछ लिखा हुआ है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग, बेंजोइक अम्ल का एक मतलब घास के पत्ता में बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। समुद्री घास लिस्मेनिया से आयोडीन प्राप्त किया, समुद्री घास लिस्मेनिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया, समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात समुद्र के पानी में सोडियम होता है। उच्च दाब तथा निम्न दाब गैस के लिए उच्च दाब आदर्श गैस का ये रूल है। उच्च दाब और निम्न ताप गैस को संघनित हो जाता है। उच्च दाब और निम्न ताप पर दाब देंगे कम और दाब देंगे अधिक और ताप देंगे कम तो गैस संघनित हो जाता है। भार में नाइट्रोजन से हीलियम से ज़्यादा किसका होता है तो नाइट्रोजन का होता है। हीलियम से ज़्यादा किसका होता है तो नाइट्रोजन का होता है। आगे देखते हैं। प्रथम सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन, द्वितीय सबसे हल्की गैस तो हीलियम। हाइड्रोजन को आवारा गैस कहा जाता है। किसको कौन गैस कहा जाता है तो आवारा गैस कहा जाता है। हाइड्रोजन अधिक ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन क्या होता है अधिक ज्वलनशील। वायुयान के टायर में हीलियम भरा जाता है। वायुयान के टायर में क्या कौन भरा जाता है तो हीलियम भरा जाता है। गुब्बारे में भी हीलियम भरा जाता है। वायुयान और गुब्बारे में क्या हीलियम भरा जाता है। कृत्रिमक रूप से सांस लेने के अस्पताल में ऑक्सीजन के साथ हीलियम होता है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम होता है, लेकिन पानी द्रव अवस्था में होता है। पानी द्रव अवस्था में होता है।
कम गहराई पर समुद्र में जाने पर, कम गहराई पर समुद्र में जाने पर, कम गहराई पर समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अधिक गहराई जाने पर, कहने का मतलब समुद्र में कम गहराई जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेके हम चल जा सकते हैं, लेकिन अधिक गहराई जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाएंगे। क्या? हीलियम। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। कुरकुरे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। फुटबॉल में नाइट्रोजन। चलिए आगे देखते हैं। तेल के नमूने को लंबे समय तक, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए हीलियम तथा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हीलियम तथा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, एनसीईआरटी में दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि दो गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु भरे हुए हो तो उसके एक साथ छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा पहले सिकुड़ जाएगा। कहे मतलब दो गुब्बारा, एक में हाइड्रोजन है एक में ऑक्सीजन है, और दोनों में एक साथ छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन वाला पहले सिकुड़ जाएगा। घरों में उपयोग किए जाने वाले एलपीजी गैस के पात्र द्रव अवस्था में होता है। इसमें गंध के लिए इथाइल मेरकैप्टन को मिलाया जाता है। किसको? तो इथाइल मेरकैप्टन को मिलाया जाता है। चलिए, इथाइल मेरकैप्टन सल्फर का एक यौगिक है। इथाइल मेरकैप्टन किसका यौगिक है? तो सल्फर का एक यौगिक है। आगे देखते हैं। अस्पतालों में कृत्रिमक रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है, जो पात्र में द्रव अवस्था में होता है। कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा द्रव गैस में मिश्रण होता है। कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा द्रव में गैस का मिश्रण। दाब भरण प्रणाली एलपीजी गैस का भरना का है। दाब भरण प्रणाली एलपीजी गैस का भरना है। पंप भरण प्रणाली, दाब भरण प्रणाली में एलपी गैस भरा जाता है। पंप भरण तो पेट्रोल भरा जाता है। क्या भरा जाता है? तो पेट्रोल भरा जाता है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है जो जल से अभिक्रिया कर कार्बोनिक अम्ल देता है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि अभी की जल से अभिक्रिया कार्बोनिक अम्ल देता है। देखिए, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। गैस का द्रवण निम्न ताप तथा निम्न ताप उच्च दाब पर सुगमता से संपन्न होता है। गैस का द्रवण निम्न ताप एवं उच्च दाब पर सुगमता से संपन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं कितना पढ़ना है। थोड़ा सा और है, उसके बाद MCQ क्वेश्चन आगे देखेंगे अगला वीडियो में। तो देखिए आगे हैं क्वेश्चन। हाइड्रोजन और हीलियम से भरे गुब्बारा कुछ ऊंचाई जाने पर फट जाता। जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम को भर देंगे और छोड़ देंगे तो कुछ ऊंचाई पर जाके क्या हो जाएगा? तो फट जाएगा। तो देखिए ये क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। सबसे पहले फटेगा हाइड्रोजन वाला, अधिक दूर जाएगा। मतलब सबसे फटेगा हाइड्रोजने वाला और वो अधिक दूर भी जाएगा, लेकिन सबसे कम ऊपर कौन जाएगा? तो नाइट्रोजन वाला। कौन जाएगा? तो नाइट्रोजन वाला जाएगा। कौन जाएगा? तो नाइट्रोजन वाला। सबसे अधिक जाएगा तो हाइड्रोजन वाला। सबसे अधिक जाएगा तो कौन वाला? हाइड्रोजन वाला। लेकिन फट जाएगा तो हाइड्रोजने वाला पहले फट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं। तो देखिए, स्थिर अनुपात नियम या निश्चित अनुपात नियम, इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ को हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, जैसे C2H4 में 6:1 में होता है। क्या? गुणित अनुपात का नियम। अब बोलेगा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम किसने दिया था? तो लफबार्जे ने दिया, जो केमिस्ट्री के जनक थे, पिता थे। गुणित अनुपात का नियम तो डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया। अभिकारक तथा उत्पादक का द्रव्यमान साम्य अवस्था में होता है। क्या होता है? तो साम्य अवस्था में होता है। इसी यह डाल्टने के अनुसार संतुलित सिद्धांत दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो पदार्थ देखिए क्वथनांक।
तो शुद्ध पानी का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, अशुद्ध पानी का क्वथनांक 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। भारी जल एवं गुरु जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल, गुरु जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का क्वथनांक कितना होता है? तो 101.04 सेंटीग्रेड होता है। ईथर का कितना होता है? तो 24 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? तो 24 सेंटीग्रेड होता है। ईथर का कितना होता है? तो 24 सेंटीग्रेड होता है। चलिए, वर्षा का जल आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा का जल आसुत जल विद्युत का क्या होता है? तो कुचालक होता है। प्रेस कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेस कुकर के अंदर दाब बढ़ता है और तापमान 125 से 130 डिग्री तक हो जाता है। जब कोई नाव समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। जब कोई नाव समुद्र से नदी में आता है, समुद्र से नदी में आता है तो थोड़ा नीचे होकर तैरता है। बारूद का खोज रोजर बेकेन ने किया था। बारूद का खोज किसने किया था? तो रोजर बेकेन ने किया था। बारूद का खोज किसने किया था? तो रोजर बेकेन ने किया था। लेकिन बारूद में क्या क्या पाया जाता है? तो चारकोल, गंधक, सोडा का मिश्रण। चारकोल से गंधक, सोडा का मिश्रण होता है। देखिए, सोडा या नाइटर का सूत्र होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या सोडा या नाइटर कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया या चूना पत्थर या संगमरमर कहते हैं। HG पारा को कहते हैं। पारद को कहते हो। HG को पारा कहते हैं, पारद कहते हैं, क्विकसिल्वर कहते हैं या द्रव धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव धातु कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोती का अवयव क्या होता है? तो मोती कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का अवयव क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडे का आवरण बनता है तो कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा। अंडे का आवरण बनता है तो कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा। अंडे का आवरण बनता है तो कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा। कैप्सूल का आवरण कौन सी भैया? तो कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च या लिटेजिन कहे तो प्रोटीन से। कैप्सूल का आवरण बना होता है लिटेजिन, प्रोटीन या स्टार्च से। तीनों से हम बाय ऑप्शन के अनुसार चल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थ्योरी तो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अगला वीडियो में MCQ क्वेश्चन जो बना हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन है, उसको देखने के प्रयास करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। चलिए, थैंक्स फ्रेंड।